नमस्कार, पिंक सिटी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में नुपुर जारोली जैन। बुलेटिन में आज हम बात करेंगे सीएम गहलोत के शक्ति मंत्र की, जिसे आज उन्होंने महिला फेडरेशन के 21वें राष्ट्रीय सम्मेलन में दिया। सीएम गहलोत ने साफ साफ कह दिया कि आधी आबादी के साथ ही पूरा विकास संभव है। फिर बात होगी शिक्षकों की हाजिरी के लिए शाला दर्पण पोर्टल की, जिसकी आज लॉन्चिंग हुई। आखिर में बात होगी तीरंदाजी के ऐसे खेल की जिससे खिलाड़ी ही परेशान हो रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। जयपुर में भारतीय महिला फेडरेशन के 21वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे। महिलाओं का हौसला उन्होंने बढ़ाया और उन्हें शक्ति मंत्र दिया। देखिए रिपोर्ट में। महिला शक्ति है तो देश बढ़ रहा है। महिला शक्ति है तो विकास मुमकिन है। महिला सशक्तिकरण मतलब राष्ट्र विकास। गहलोत का शक्ति मंत्र मौका है और दस्तूर भी। जब 28 राज्यों से आई 1000 महिलाओं को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 21वें राष्ट्रीय सम्मेलन में संबोधित किया तो उनका हौसला बढ़ाया, उनकी अहमियत बताई, भूमिका की सराहना की, महिला शक्ति को शक्ति मंत्र दिया। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि महिला सशक्तिकरण के बिना राष्ट्र का विकास संभव नहीं है। महिलाओं का आवाज वर्चस्व रहा है देश के अंदर। मुख्यमंत्री बनी है, प्रधानमंत्री बनी इंदिरा जी। गर्व होता है देश को। बिना महिलाओं के सशक्तिकरण के देश कभी भी विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता, मेरा मानना है। राजस्थान में महिलाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं को भी गिनाया, साथ ही महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानून को भी बताया। महिलाओं पर अत्याचार, अन्याय, उत्पीड़न किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, जो घटनाएं हुई थी मानसून में भी यहाँ पर थानागाजी में हमने कड़े कदम उठाए। उसके बाद में तमाम जिलों में पहली बार डीवाईएसपी रैंक की ऑफिसर एक पोस्ट क्रिएट की गई है राजस्थान भर के अंदर। पहली बार हुआ है जो महिला अत्याचार को देखेगी। नंबर 2। नंबर 3, कोई थानेदार पहले परवाह नहीं करता था, अब हमने कंपल्सरी कर दी है FIR। इस मौके पर सीएम ने एक बार फिर घूंघट की प्रथा पर जोरदार वार किया। सीएम गहलोत ने कहा कि प्रदेश में घूंघट प्रथा हटनी चाहिए और इसके ऊपर भी महिलाओं को काम करना चाहिए। अभी मैंने एक बात नहीं शुरू करी है, घूंघट हटाओ। क्या वो डडी में घूंघट है? घूंघट नहीं है, थोड़ा ऊपर कर ले। कोई घूंघट मत रखो। और मैं देखा है जो पढ़ लिख जाती महिला घूंघट हट जाता है। आज भी राजस्थान मेरे ख्याल से देश में सबसे ज्यादा घूंघट कहीं होंगे तो राजस्थान के अंदर होंगे। और मैं चाहूंगा कि पुरुष प्रधान मुल्क भी है, प्रदेश भी है, पुरुषों में आगे आना चाहिए घूंघट हटाने के लिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हम चाहकर भी प्रदेश में शराबबंदी नहीं करवा सकते हैं, ये हमारी मजबूरी है। हालांकि इस बीच उन्होंने लोगों से शराबबंदी आंदोलन के समर्थन में आगे आने की अपील भी की। शराबबंदी नहीं कर पा रहे, हमारी मजबूरी है। पहले एक बार बंद हुई थी, प्रतिबंध लगा था। प्रतिबंध लगो, नकली शराब बनेगी। गुजरात के अंदर मैं अभी 1 साल रहा था, चुनाव है, घर घर में शराब पी जाती। महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर मरुधरा में सरकार गंभीर है। योजनाएं बन रही हैं, उन पर अमल भी हो रहा है, चाहे महिलाओं के अधिकार की बात हो या फिर सियासत में भागीदारी की। मरुधरा में उनका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए दीपक व्यास की रिपोर्ट। कल कांग्रेस के स्थापना दिवस पर प्रदेश कांग्रेस राजधानी में एक बार फिर केंद्र के खिलाफ हल्ला बोलेगी और शहीद स्मारक से पीसीसी तक पैदल फ्लैग मार्च निकालेगी, जिसमें सीएम अशोक गहलोत, डिप्टी सीएम सचिन पायलट, प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे सहित कई दिग्गज मौजूद रहेंगे। कांग्रेस का नागरिकता संशोधन कानून NRC, महंगाई समेत केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ फ्लैग मार्च निकालेगी। तो वहीं इसके बाद पीसीसी में ध्वजारोहण होगा और कांग्रेस का स्थापना दिवस मनाया जाएगा।
आपको बता दें कि इससे पहले कांग्रेस ने रविवार को नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में राजधानी में शांति मार्च निकाला था। पर एक फ्लैग मार्च निकाला जाएगा। उसमें हमने जयपुर के अंदर शहीद स्मारक से और प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय तक, पीसीसी तक ये रूट तय किया है। सुबह हम 8 बजे मार्च निकालेंगे। इसके पीछे मकसद केंद्र सरकार की आर्थिक नाकामियां, बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, इनको लेकर के हम आम जनता के बीच में अपनी भावना व्यक्त करेंगे। ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी तो रहेंगे ही, और सभी मंत्रिमंडल के साथीगण, सभी जिला अध्यक्ष, सभी प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारी और सभी कांग्रेसजन रहेंगे। पैसा नहीं होने के बावजूद भी सरकार ने निकायों को हिम्मत दी है। निकायों को शहरी विकास मंत्रालय ने भरोसा दिलाया है, हर हाल में होगा विकास। देखिए रिपोर्ट में। निकायों की माली हालत खराब, फिर भी होगा विकास। निकायों के पास पैसे की तंगी, फिर भी होगा विकास। अधूरे पड़े हैं काम, फिर भी होगा विकास। गहलोत सरकार का दावा, हर हाल में होगा विकास। चुनौती है, चैलेंज भी बड़ा है, खासकर शहरी विकास मंत्रालय के लिए, लेकिन नामुमकिन नहीं। जी हां, दावा है हर अधूरे प्रोजेक्ट को पूरा करने का, वादा है विकास की धारा बहाने का। तभी तो सरकार कह रही है कहीं से भी लाएंगे पैसा, मगर पूरे करेंगे जनता की विकास परियोजनाएं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आती है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उसको भी दुरुस्त करने का प्लान जो है जेडीए के अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है। प्रॉब्लम तो है, इसमें कोई दो राय नहीं। काम मना कर रहे हैं। आपको बता तो दिया ना कि 3000 करोड़ रुपए का तो कर्जा वो छोड़ के चले गए। हालात रियल इस्टेट की क्या है ये आप जानते हैं। ऑक्शन उठ नहीं रहे, पैसा आता कहाँ से? ऑक्शन से ही आएगा। राजधानी जयपुर समेत प्रदेश के बड़े छोटे शहरों में निकायों ने बड़ी तादाद में विकास कार्य के बदले कई निर्माणकर्ताओं का भुगतान नहीं किया है। जेडीए भी लोन की मदद से सोडाला एलिवेटेड, द्रव्यवती नदी सौंदर्यीकरण परियोजना जैसी कई बड़ी परियोजनाओं को पूरा कर रहा है। जेडीए नए प्रोजेक्ट लाने की बजाय पुरानी आवास योजनाओं में खाली पड़े प्लॉटों को बेचकर जैसे तैसे दिन गुजार रहा है। आस सरकार से है, सरकार भी दावा कर रही है कि विकास कार्यों को पूरा किया जाएगा, और निकायों के इस हाल का ठीकरा बीजेपी पर फोड़ रही है। देखिए, माली हालत का जहाँ तक ताल्लुक है, आपको एक साल पीछे ले जाना चाहता हूँ। जो पूर्ववर्ती सरकार थी उसने जेडीए पे भी कम से कम भी 3000 करोड़ रुपए का कर्जा छोड़ा और कई काम अधूरे छोड़े। हमारे शासनकाल में 2008 से लेकर के 13 तक मुझे एक काम ऐसा बता दो जो हमने शुरू किया और जिसको पूरा नहीं किया हो या कोई बकाया रख दिया हो। एक काम बता दीजिए। लेकिन उनके द्वारा कई काम जो हैं वो बकाया छोड़ दिए गए, चाहे द्रव्यवती नदी हो, चाहे एलिवेटेड रोड, ये जो जितनी भी एलिवेटेड रोड्स बन रही हैं 2-3 एक, और ये आपका रिंग रोड है वगैरह वगैरह, सब छोड़ दिए। अब शहरी विकास मंत्री ने भरोसा दिया है तो शहरी विकास मंत्रालय के अधिकारी भी जुट गए हैं प्लान तैयार करने में, ताकि जो वादा किया है उसे निभाया जा सके और चैलेंज को सफल अंजाम में बदला जा सके। जयपुर से न्यूज 18 के लिए लवली वधवा की रिपोर्ट। प्रदेश के शिक्षकों की जानकारी सरकार के पास अपडेट रहे, इसको लेकर शाला दर्पण पोर्टल लॉन्च किया गया था, लेकिन अभी भी कई शिक्षक इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। ऐसे शिक्षकों को शिक्षा राज्य मंत्री ने इस बार कड़ी चेतावनी दे डाली है। देखिए रिपोर्ट में। हमारे शाला दर्पण पे जो भी टीचर नहीं होगा उसको कोई वेतन नहीं मिलेगा। शिक्षक गण कृपया ध्यान दें, मंत्री जी की बातों पर कान दें। मंत्री जी का फरमान है, शाला दर्पण ही समाधान है। शाला दर्पण में हाजिरी बनाओ, नहीं तो हाथ से वेतन गंवाओ। जी हां, शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का साफ ऐलान है, जो भी शिक्षक शाला दर्पण से बाहर रहने की जरूरत करेंगे वो अपने वेतन से हाथ धो बैठेंगे।
हमारे साला दर्पण पे जो भी टीचर नहीं होगा उसको कोई वेतन नहीं मिलेगा, इसलिए साला दर्पण पे तो उसको आना ही पड़ेगा। क्यों नहीं आ रहे? नहीं आ रहे हैं ना, कौन कह रहा है लाख, कोई लाख टीचर नहीं है ऐसे जो साला दर्पण पे नहीं है। मंत्री जी ने कहा कि करीब करीब सभी शिक्षक शाला दर्पण पोर्टल में आ चुके हैं और जो नहीं है वे भी जल्दी ही आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि शाला दर्पण ही सभी समस्याओं का समाधान है। बिल्कुल साला दर्पण पे तकरीबन है, और अगर कोई डेपुटेशन पे है नहीं आ पाया तो उसको हम जल्दी साला दर्पण पे लाएंगे। सारी समस्याओं का समाधान ही साला दर्पण के माध्यम से हम लोग करेंगे कि उसी से हमें डाटा मिलेगा। शाला दर्पण एक इंटीग्रेटेड पोर्टल है जिसमें शिक्षकों, शैक्षणिक कर्मियों की समस्याओं का ऑनलाइन समाधान होता है। इसके जरिए ट्रांसफर के लिए शिक्षक घर बैठे ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। इसके लिए शिक्षकों, कार्मिकों को पर्सनल लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया गया है। 4 जून 2019 को शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद डोटासरा ने इसे लॉन्च किया था। जाहिर है शिक्षकों से संबंधित हर बात की जानकारी के उद्देश्य से ही इस पोर्टल की शुरुआत की गई थी। ऐसे में मंत्री गोविंद डोटासरा चाहते हैं कि सभी शिक्षक इसके अंदर आएं ताकि शाला दर्पण की उपयोगिता बरकरार रहे। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से बाबूलाल धायल की रिपोर्ट। जलदाय विभाग में लंबित समस्याओं को लेकर कर्मचारी संगठन लामबंद हुए हैं। राजस्थान वाटर वर्क्स कर्मचारी संगठन ने जल भवन मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारी संघ का कहना है कि राज्य सरकार कर्मचारियों की वेतन कटौती के हाईकोर्ट के आदेशों की पालना नहीं कर रही है, तो वही कर्मचारियों की लंबित डीपीसी जल्द करने, बकाया एरियर का भुगतान करने और रिक्त पड़े मुख्य अभियंताओं के पदों को जल्द भरने की मांग की है। वही कर्मचारी संघों ने मांगे पूरी नहीं होने पर पेयजल सप्लाई बंद कर अनिश्चितकालीन आंदोलन की चेतावनी दी है। आज 3 महीने हो गए मुख्य अभियंताओं को साबित रिक्त पड़े। जो हमारे तकनीकी कर्मचारियों को वेतन कटौती जो माननीय न्यायालय से स्टे लिया गया था उस पर कोई क्रियान्वित नहीं की। 3 महीने हो गई। नई भर्ती 1400 प्लस 1309 आज तक उसको कोई गति नहीं दी जा रही। तकनीकी कर्मचारियों को लीवरेज के भत्ते है, वर्दी है, साबुन छत्ता, वेतन इनका कोई निर्धारण नहीं किया जा रहा और बार बार हम सरकार को ज्ञापन दे रहे हैं। सरकार के बार कहा जाता है कि साथी अपनी पसंद का हो तो सफर प्यार से कट जाता है, लेकिन प्यार के इस सफर की शुरुआत बड़ी ही मुश्किल भरी है, खासकर तब जब जाति या धर्म अलग अलग हो। देखिए, उम्र की सीमा हो ना जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन। उनका जो कैरेक्टर है बहुत अच्छा है, आध्यात्मिक रूप में बहुत मजबूत है। सो यही चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा इनकी अच्छी लगती है। लेकिन इस मंजिल की राह इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि यहाँ खड़ी थी जाति की मजबूत दीवार। पायल सवर्ण तो हिमांशु दलित, लेकिन प्यार सच्चा था तो परवान चढ़ गया। हाँ, संघर्ष जरूर करना पड़ा। शुरुआत में थोड़ा मुश्किल था क्योंकि अभी भी जो इस तरह की जो शादी होती है वो उतनी कॉमन नहीं है, तो थोड़ी मुश्किल आई थी शुरुआत में। लेकिन पेरेंट्स सपोर्टिव हैं और जब उनको बैठ के हमने अच्छे से बताया, समझाया तो थोड़ा वक्त लगा लेकिन मान गए। हिमांशु और पायल दोनों जयपुर में एक सॉफ्टवेयर कंपनी में साथ साथ काम करते थे। दोनों की एक जैसी पसंद इन्हें नजदीक लाई। धर्म और अध्यात्म के प्रति जुड़ाव उन्हें और करीब ले आया। देखते देखते दोस्ती प्यार में बदल गई। हालांकि दोनों को अपने घर वालों को समझाने में थोड़ा समय लगा, लेकिन आखिरकार सब कुछ ठीक हो गया और परिवार की रजामंदी के बाद दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। पायल का मानना है कि अब भी लड़कियों को अपनी पसंद के शख्स से शादी करना राजस्थान जैसे प्रदेश में कोई आसान काम नहीं है। एक्चुअली मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल था, बट क्योंकि मैंने बताया कि इनके अंदर काफ़ी अच्छी क्वालिटीज़ हैं, तो जब मैंने एक बार मिलवाया तो फिर थोड़ा सा आसान हो गया था कन्विंस करना। जब तक मिले नहीं थे तब तक थोड़ा सा मुश्किल था कि क्यों इंटरकास्ट मैरिज के लिए जाना है बट मिलने के बाद काफ़ी आसान हो गया था मम्मी पापा को कन्विंस करना। ये साल जयपुर में अंतर जातीय विवाहों के लिए खूब याद किया जाएगा। इस साल
70 युवा जोड़ों ने धर्म और जाति के बंधन की दीवार तोड़ी और एक दूजे के हो गए। कई के घर वाले राजी हो गए, वहीं कईयों को अब भी माता पिता के आशीर्वाद का इंतजार है। हालांकि समाज में बदलाव की बयार भी है। अधिकारी भी मानते हैं कि समय के साथ समाज में बदलाव आया है और माता पिता युवाओं की पसंद को तरजीह भी देने लगे हैं। अभी हमने एक लास्ट मंथ में एक शादी कराई, उसमें बिल्कुल वो गांव से है और जो लड़की है वो मेट्रो सिटी से है। तो ये भी उनका आपस में, वो गांव से जब कहीं पढ़ने के लिए जाता है, आपस के अंदर दोनों के अंदर कहीं ना कहीं उन पर दोस्ती हो जाती है और वो शादी में तब्दील होती है। और उस चीज़ को उस लड़की के पेरेंट्स और लड़के के पेरेंट्स हैं, दोनों उसको स्वीकार करते हैं। दोनों मेरे पास में आकर के यहाँ रजिस्ट्रेशन होता है तो दोनों की साइड से जो पेरेंट्स आते हैं और उस शादी को वो स्वीकार करते हैं। बच्चों की खुशी में वो कहते हैं हमारी भी खुशी है। तो एक बहुत बड़ी बात है इसके अंदर। तो जातिगत बंधन जो है वो टूट रहे हैं। उस इतिहास भी इस बात का गवाह है कि मोहब्बत जाति की दीवार तोड़ देती है, सरहदों का फासला मिटा देती है, गरीब अमीर की खाई खत्म कर देती है। युवा जोड़े सब दूरियां मिटाकर एक दूजे के हो रहे हैं, लेकिन प्यार की जमीन को अब भी आजादी के आसमां की दरकार है। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से बाबूलाल धायल की रिपोर्ट। और चलिए फिलहाल वक्त तो चला एक ब्रेक हुआ। 1994 बैच के डॉक्टरों का 3 दिवसीय सिल्वर जुबली कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जिसमें 25 साल पहले छात्र रहे डॉक्टरों ने अपने जीवन के अनुभव साझा किए और चिकित्सा के क्षेत्र में अपनी सेवाओं और योगदान को बताया। इस दौरान सभी परिवार के साथ में पहुंचे और 25 साल पहले के अपने साथियों से मिलकर एक दूसरे की कामयाबी पर बधाई दी। साथ ही कार्यक्रम में पुराने प्रोफेसरों को भी बुलाया गया, तो वहीं सभी डॉक्टरों ने जोश और उत्साह के साथ में कार्यक्रम में भाग लिया। आज 25 साल बाद हम 94 बैच के सारे इकट्ठे हुए हैं। सारा बहुत ही हर्षोल्लास का माहौल है और सारे अपनी अपनी जगह पे सब सेटल है। कोई यूएसए से आए हैं, ऑस्ट्रेलिया, मालदीव और राजस्थान में भी बाहर से लोग आए हैं। इंडिया के भी अलग अलग स्टेट से, यूपी से, हिमाचल से, यहाँ सब लोग आए हैं और देखने में लग रहा है कि हम 25 साल बाद वापस ही हमारे कॉलेज में हैं और एक स्टूडेंट के रूप में अपने आप को फील कर रहे हैं। Of 25 years was really good, but now feeling as if we are back again in our MBBS days. बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि हमारी जर्नी अभी नहीं स्टार्ट हुई है। हमारी जर्नी 1 साल पहले से स्टार्ट हुई थी जब हम लोग इसके लिए प्लान कर रहे थे। इट वाज ट्रिमेंडस, बहुत मज़ा आया सबसे मिल के। ऐसा लग रहा है कि हम लोग बैक टू आवर चाइल्डहुड कॉलेज लाइफ में वापस आ गए। बहुत अमेजिंग। बिल्कुल वही है, वही जोश है और वही अपनापन है सभी लोगों के अंदर। सबसे नोटोरियस बैच, सबसे मेहनती बैच, सबसे पढ़ाकू बैच हमारा बैच कहलाता था 94 बैच। और आज भी सभी लोग बहुत ही ज़्यादा सफलता के उस पे हैं, चरम पर हैं सारे लोग। और चलिए बात तीरंदाजी की। जी हाँ, इस खेल के खिलाड़ी परेशान है और वो भी गुटबाजी की वजह से। क्यों, देखिए रिपोर्ट में। भारतीय होने के बावजूद हमें वर्ल्ड आर्चरी के बैनर तले खेलना पड़ा, तो इससे शर्मसार बात और हो क्या सकती है। सुन लीजिए, खिलाड़ी भारत का तीरंदाज है, खेला भी, जीता भी, लेकिन ना खिलाड़ी का नाम हुआ न ही देश का। मेडल तो मिला लेकिन न तो भारत का नाम हुआ और न ही राष्ट्रगान बजा। ये लाइफ का पहला कंपटीशन था जिसमें मैं इंडिया से खेलने गया हूँ और मेरी टी शर्ट पे इंडिया नहीं लिखा हुआ है। वर्ल्ड आर्चरी के लोगों के बैनर तले हमने पार्टिसिपेट किया और वर्ल्ड आर्चरी के लिए ही जो अभिषेक वर्मा और ज्योति सुरेखा की मिक्स टीम थी जिन्होंने गोल्ड लिया, उनके लिए जो अगर इंडियन टीम से खेल रहे होते तो उनके लिए एक भारतीय राष्ट्रगान बजता। बट वहाँ पे क्या हुआ कि वर्ल्ड आर्चरी सॉन्ग बजा, जिससे हमें मतलब किसी भी इंडियन टीम के प्लेयर को फीलिंग नहीं आई कि उन्होंने कोई मेडल जीता है। आप सोच रहे होंगे भला ये कैसे संभव है, जब मेडल मिला तो भारत का नाम कैसे नहीं हुआ। तो चलिए आपको भी बताते हैं कि आखिर तीरंदाजी में खेल क्या चल रहा है। विश्व तीरंदाजी संघ ने राष्ट्रीय महासंघ को निलंबित कर दिया था, वो भी 2 गुट के समानांतर चुनाव कराने से उपजे विवादों के बाद। फिलहाल भारतीय तीरंदाजी संघ का मामला न्यायालय में चल रहा है और भारतीय तीरंदाज किसी भी इंटरनेशनल इवेंट में हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं।
हालांकि भारतीय खिलाड़ियों ने बैंकॉक में एशियाई चैंपियनशिप में 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीता। और चलिए पिंक सिटी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।